हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अपने महापुरुष चाणक्य की बायोग्राफी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, ठीक है। और हम लोग बायोग्राफीज क्यों कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बताया था ना कि हम अपने चैनल पर एसएसटी की बुक्स कवर कराते हैं, एनसीईआरटी। ओके, 6 to 12 ना, चैप्टर वाइज, लाइन बाय लाइन, जिससे कि आपने अगर पढ़ी भी है बुक्स तो आप वीडियोस देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, अगर आपने क्लासेस देख ली हैं और आप तब बुक्स पढ़ेंगे तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप ये देखें, पहले ही आप अपनी बुक्स पढ़ें बच्चों, तो आपका रिवीजन तो होना ही है। ओके, और समझ भी आएगा। और इनको हम क्या करें, ये हम आपके जो हमारे महापुरुष हैं ना, इनके बारे में बताते चल रहे हैं, क्योंकि आपके हिस्ट्री में और पॉलिटी में ना आपने देखे ना, इन सब के बारे में आएगा ना। हिस्ट्री में हमारा एंशियंट हिस्ट्री में कौटिल्य आते हैं ना, चाणक्य चाणक्य हम पढ़ेंगे ना, इनकी क्या क्या योगदान रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल में इन्होंने क्या क्या किया था वो सब पढ़ेंगे। तो हमें फिर ये भी समझना होगा कि चाणक्य का जीवन कैसा था, है ना, उन्होंने क्या क्या प्रसिद्धियाँ प्राप्त की, ये सब भी हम समझेंगे। तो ये सब मैं आपको इसमें बायोग्राफी में समझाते चल रही हूँ, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं इनके क्या क्या योगदान रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। हमने चाणक्य के बारे में 2-3 पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे, समझ चुके थे कि चाणक्य का जन्म कब हुआ था। ठीक है, और जो भी इसमें चाणक्य के बारे में जो कुछ दिया हुआ है वो सब अनुमानित है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो एग्जैक्ट है, क्योंकि ये बहुत ही ये हमारी मिडिवल हिस्ट्री की बात है ना, नहीं, एंशियंट हिस्ट्री की बात है एक्चुअली ये। ठीक है, तो आप देखोगे कि इतना पुरानी बात है तो कुछ इसमें कुछ ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं है। वहाँ के जो हमें साक्ष्य मिले हैं ना, उनके थ्रू सब कुछ बताया गया है इसमें। ठीक है, तो हमने इनका जन्म तथा शिक्षा देख ली थी। हम क्या पढ़ रहे थे? हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, कि अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या क्या दिया है। ठीक है, अर्थशास्त्र में क्या क्या इन्होंने लिखा है। चलिए हम पढ़ते चलते हैं और ये सब आप आराम से समझते चलेंगे। ठीक है, इसमें इतना कुछ समझने वाला बात नहीं है, बस आप सुनते चलिए। अर्थशास्त्र क्या होता है? इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, इसमें सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, आप आराम से समझ सकते हो। जो तत्कालीन राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म आदि पर भलीभांति प्रकाश डालती है। ये उस टाइम की राजनीति, उस टाइम की अर्थनीति, उस टाइम की इतिहास और उस टाइम का आचरण शास्त्र, धर्म, जो भी उस टाइम का था ना, उस पर भलीभांति प्रकाश डालती है। ठीक है, जो ये बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मौर्य काल के अर्थशास्त्र क्या था? मौर्य काल के समाज का दर्पण है। इसमें मौर्य काल के सब कुछ जो भी लिखा हुआ है वो मौर्य काल के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें समाज के स्वरूप को सर्वांग देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र से धार्मिक जीवन पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। अर्थशास्त्र से क्या होता है? धार्मिक जीवन पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। उस समय बहुत से देवताओं तथा देवियों की पूजा होती थी, ना केवल बड़े देवी देवताओं अपितु यक्ष, गंधर्व। ओके, एक सेकेंड। हम कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, ये देख रहे थे ना हम, बड़े देवी देवताओं अपितु यक्ष, गंधर्व, है ना, पर्वत, नदी, वृक्ष, अग्नि, पक्षी, सर्प, गाय आदि की भी पूजा होती थी। ठीक है, ओके। महामारी, पशु रोग, भूत, अग्नि, बाढ़, सूखा, अकाल आदि से बचने के लिए बहुत सारे धार्मिक कृत्य किए जाते थे। अनेक उत्सव, जादू टोने आदि का भी प्रचार होता था। अर्थशास्त्र राजनीति का उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसने परवर्ती राजधर्म को प्रभावित किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वार्ता तथा दंड नीति के साथ आन्वीक्षिकी आन्वीक्षिकी मतलब तर्कशास्त्र, ओके, दंड नीति मतलब राज्य शासन, और वार्ता मतलब इसमें लिखा है अर्थशास्त्र। ओके, तथा त्रयी वैदिक ग्रंथों पर भी काफ़ी बल दिया। अर्थशास्त्र के अनुसार ये राजधर्म है कि वह देखे कि प्रजा का वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन करती है कि नहीं। ठीक है,
ओके, दर्शन शास्त्र औशंस दंड नीति को ही एकमात्र विद्या मानते हैं। सॉरी, भारतीय वार्ता और दंड नीति इन विधाओं को मानते थे। मानवयत्री वेद, वार्ता और दंड नीति इन 3 विधाओं को मानते थे। वे सभी आचार्य अन्वेक्षिकी दर्शन शास्त्र का कोई स्वतंत्र विद्या या शास्त्र नहीं मानते थे, किंतु कौटिल्य अन्वेक्षिकी को एक पृथक विद्या मानते हुए कहते हैं कि अन्वेक्षिकी यत्री वार्ता और दंड नीति 4 विद्या हैं। अन्वेक्षिकी के अंतर्गत वे संख्या, योग और लोकायत को रखते हैं। उनके मत से अन्वेक्षिकी अन्य तीनों विधाओं के बलाबल यानी प्रमाण या अप्रमाण्य का निर्धारण हेतु से करती है। निश्चय ही अन्वेक्षिकी की सर्वाधिक महत्व को सर्वाधिक कौटिल्य ने ही प्रतिपादित किया। उनका कहना है प्रदीप यानी सर्व विद्या नामिन सर्व, ये कुछ श्लोक लिखा हुआ है। उनका कहना है कि श्लोक जो है आश्रय धर्म सर्वधर्मार्ण और दाक्षविका मता अर्थात यानी कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने बताया है कौटिल्य जी ने। सभी कार्यों का शाश्वत साधन और सभी धर्मों का शाश्वत आश्रय। ठीक है, कौटिल्य ने जैसे अर्थशास्त्र नामक एक नए शास्त्र का प्रवर्तन किया, वैसे ही उन्होंने अन्वेक्षिकी के सही स्वरूप की भी स्थापना की। ठीक है, उन्होंने अर्थशास्त्र के साथ साथ ये अन्वेक्षिकी थी जो दर्शन शास्त्र के टाइप से थी। तो दंड या राज प्रशासन प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्त करता है। यह दंड या राज शासन ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख वर्ण विषय है। आधुनिक अनुशीलनों से सिद्ध है कि कौटिल्य ने जिस राज्य की अवधारणा की थी वह एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट। यद्यपि ये समाजवादी थे और मानते थे कि धर्म सॉरी व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन कानून के चार पद हैं और इन पदों में उत्तरोत्तर पद और पर्व पद से अधिक प्रमाणित और सबल है। यद्यपि उनके मत से सम्राट निरंकुश नहीं है। सम्राट को वर्णाश्रम और व्यवस्था का पालन संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के नष्ट हो जाने पर समस्त पूजा का नाश हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये इसमें कुछ मतलब दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं आपको सब कुछ समझना है, कुछ नहीं समझना है आपको। इसमें दिया हुआ है क्योंकि ये इनकी पूरी जीवनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, संस्कृत में दी हुई हैं, तो आपको हर चीज़ को समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो मेन थीम है ना इस बायोग्राफी की, वो आप समझते चलिए। ठीक है, इसमें बहुत थोड़े से टफ वर्ड दिए हुए हैं जिनका मतलब भी बहुत ना संस्कृत में बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको मतलब वो सुनते चलिए और जो मेन थीम में जो आ रहा है उसको आप समझते चलिए। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रजा किंग वर्तने हो जाती है और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है, तो पुनक्ष कौटिल्य मानते हैं कि अर्थ ही प्रधान पुनरार्थ है और धर्म तथा काम अर्थ पर निर्भर करते हैं। अर्थ एवं प्रधान इति कौटिल्य अर्थमूलो ही और धर्म कामवती फिर अर्थ की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य की वृत्ति अर्थ है या मनुष्यवर्ती भूमि अर्थ है। इस अर्थ के मतलब अर्थशास्त्र उन्होंने लिखी है ना, उसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने क्यों लिखी थी। इस अर्थ के लाभ पालन के उपाय को बतलाने वाले शास्त्र अर्थशास्त्र हैं। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आधुनिक राजनीति, ठीक है, अब यहाँ से आप समझ सकते हो, आराम से समझ सकते हो। इस प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में आधुनिक राजनीति, आधुनिक अर्थशास्त्र दोनों का विधान है। कौटिल्य ने राजसत्ता और धर्म को अन्योन्य आश्रित माना है। यह एक शास्त्र है और प्रत्येक शास्त्र लोकहित का वर्धक होता है, अतः अर्थशास्त्र भी लोकहित का ही संपादन करता है। यदि कर्तव्यवश किसी राजा या दूत को अपने शास्त्रों से छल करने की शिक्षा या शास्त्र देता है, तो इस कारण इस शास्त्र को अर्थशास्त्र या वंचना शास्त्र नहीं कहा जा सकता। यह व्यक्ति विशेष की स्थिति की दायित्व है, जिसे कोई यथार्थवादी नकार नहीं सकता। अद्वैतवादी आनंद गिरी ने अर्थशास्त्र विषयक चिंतक को शिष्टा का परामर्श चिंतन माना है, क्योंकि जो सुख है वह अर्थध्वन नहीं हो सकता, ना चतुर जन सुखम
ठीक है। पुनश्च जिस अर्थ विधान का विधान अर्थशास्त्र कहता है वह त्रिवर्ग का साधन है। अर्थ च धर्म और काम पुरुषों को उन्नयक है। वास्तव में मूलतः अर्थशास्त्र एक मात्र प्रयोजक प्रजा के सुख तथा हित का संवर्धन करता है। अब आप देखिए इसमें सीधे क्लियर जो निकल रहा है ना उसको समझिए। इसमें क्या लिखा है, वास्तव में क्या होता है, मूलतः अर्थशास्त्र दी हुई एकमात्र प्रयोजन प्रजा के सुख का हित और संवर्धन करता है। इसका औचित्य अन्वेक्षिकी पर आधारित है। इसका औचित्य किस पे, अन्वेक्षिकी पर आधारित। और इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाज के दर्शन, राजनीतिक दर्शन और अर्थ दर्शन और विधि दर्शन के सिद्धांत निहित और चर्चित है। अर्थशास्त्र 32 युक्तियों से युक्त होने के कारण एक शास्त्र है। वे युक्तियां अर्थशास्त्र के अंतिम अध्याय में वर्णित हैं। ज्ञान मीमांसा और तर्कशास्त्र के दृष्टिकोण से इन तंत्र युक्तियों का महत्व अत्यधिक है। आधुनिक युग में एक्जियोमेट्रिक अभिग्रहति मीमांसा और संप्रत्यात्मक योजना यानी कंसेप्चुअल स्कीम तथा अधिसंता मेटा थ्योरी जो कि परिकल्पनाएं दी गई हैं। ठीक है, ये कुछ थ्योरीज दी हुई हैं आधुनिक युग की। ठीक है, ये सब तंत्र युक्ति के अंतर्गत आ जाती हैं। किसी शास्त्र या विज्ञान की वैज्ञानिकता की कसौटी के रूप में आज भी इनका महत्व अक्षुण्ण है। यह दूसरी बात है कि आज इन तंत्र युक्तियों को नए वर्गीकरण किए गए हैं। कुछ एक को जोड़ा और हटाया भी जाता है, किंतु कौटिल्य ने इनका प्राविधान किया और इनके बल पर अर्थशास्त्र को एक शास्त्र या विज्ञान सिद्ध किया। यह केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही अभूतपूर्व कार्य नहीं था, अपितु तार्किक संकल्पना की दृष्टि से भी इसका महत्व अभूतपूर्व था। अतः कौटिल्य का योगदान तर्कशास्त्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तर्कशास्त्र में भी इनका योगदान बताया गया है। ठीक है, ओके। अब समाज की अवधारणा में देखेंगे कि इनका क्या क्या योगदान है। ठीक है, बीच में बहुत संस्कृत चीज़ें इसमें बताई गई हैं और कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, उनको आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई चैप्टर नहीं है जो आप इसे समझोगे कि ये चैप्टर है, आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको इनके बारे में जानना है, जिससे कि आप अपने हिस्ट्री के चैप्टर से करोगे जिसमें इनका योगदान होगा, उसको आप आराम से चैप्टर को समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए ये आपको साइड में कराई जा रही हैं जीवनियाँ। ठीक है, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में अपना एक ये पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे कि आप आराम से इसको देख सकते हैं और आप बोर ना हो। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और क्लास में आते रहिए। थैंक यू।